सब में टॉपिक्स एक ही होते हैं, विषय एक ही होते हैं, लेकिन उनके लेवल के हिसाब से उसका जो विषय है वह आगे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे शिक्षक और छात्र हार्टफुलनेस वे की शिक्षा पद्धति का अनुसार अध्ययन करते हैं, वैसे वैसे शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य एक आत्मिक और हार्दिक लगाव उत्पन्न होता है और उनके मध्य एक प्रेम भरा वातावरण पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कक्षा में हर्ष और आत्मविश्वास विकसित होता है। तो देखिए बात कहाँ शुरू हुई, जब टीचर क्या हुआ, हार्टफुल हुआ, तो बच्चे कैसे हो गए, स्टूडेंट्स जॉयफुल हो गए ना। उसी का डिटेल है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, जो हम बता चुके हैं वही चीज में लिखी हुई है। तो जो सेशन होते हैं हार्टफुलनेस, मतलब जो स्कूल विद्यालयों में, तो सुबह के हर सत्र की शुरुआत वैज्ञानिक हार्टफुलनेस शिथिलीकरण से छात्रों और शिक्षकों के मन और शरीर को शांत करने से होती है। यानी जो क्लास की शुरुआत होती है कहाँ से होती है, रिलैक्सेशन से होती है। और पहले टीचर्स रिलैक्सेशन कराते हैं, बाद में हर बच्चा सब सीख जाता है, तो फिर बच्चे भी बारी बारी से रिलैक्सेशन कराते हैं। और जब रिलैक्स्ड मन, शांत मन के साथ जब बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, तो उसके बाद जो एजुकेशन का, जो शिक्षा का जो स्तर होता है, जो उसकी क्वालिटी होती है, वह काफी इंप्रूव हो जाती है। तो जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, इसमें यूनेस्को ने 9 सार्वभौमिक क्वालिटीज के बारे में बात किया है। 9 क्वालिटीज हैं, और जो चैप्टर्स हैं कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 9 तक के जितने भी चैप्टर्स हैं, वे सारे इन्हीं क्वालिटीज को केंद्र में रख करके, सेंटर में रख करके बनाया गया है। इसमें है सत्य और बुद्धिमत्ता, प्रेम और करुणा, रचनात्मकता और सराहना, शांति और न्याय, स्थायी मानव विकास, प्रकृति के साथ समरसता, सार्वभौमिक एकता, स्वास्थ्य, सार्वभौमिक आध्यात्मिकता। तो ये जो टॉपिक्स हैं, यह जो विषय हैं, यह यूनेस्को ने तैयार किया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे रचनाओं के हिसाब से है। और देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है कि ये सारी चीजें हमारा जो ये सार्वभौमिक चीज है ना, तो वही चीजें, सारी चीजें देखे तो हमारे 10 नियमों में भी शामिल है, नो डाउट। तो ये सारी चीजें देखा जाए तो ये हार्टफुलनेस के सारे विषय, ये हार्टफुलनेस के हैं, कुछ भी विषय हार्टफुलनेस के बाहर के नहीं है। तो एक तरह से जो टीचर होता है उसको टीजर नहीं होना चाहिए। अक्सर होता है कि टीचर जो होता है वो क्या हो जाता है, टीजर हो जाता है। टीजर माने परेशान करने वाला हो जाता है, लेकिन उसे टीजर ना होकर के उसको हम बनाते हैं फैसिलिटेटर बनाते हैं। फैसिलिटेटर माने क्या होता है कि सहायता करने वाला। यानी कुल मिलाकर के यूं समझें कि यहाँ पर देखें, सेंटर में टीचर है, किनारे किनारे बच्चे हैं, तो टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे टीज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन दूसरे में देखें, टीचर बाहर है, बच्चे आपस में सर्किल में हैं, जॉयफुल है और अपने आपस में सीख रहे हैं। तो रियलिटी में देखा जाए तो ज्ञान कहाँ है, ज्ञान हमारे हृदय में होता है। ज्ञान कोई बाहर से थोपे जाने वाली वस्तु नहीं है। जो फैसिलिटेटर होता है वह बच्चों के हृदय को इस प्रकार से आंदोलित करता है कि उनके भीतर का जो ज्ञान है वह बाहर निकल करके आ जाए। यही कार्य टीचर का होना चाहिए, एक शिक्षक का ही कार्य होना चाहिए। यानी ज्ञान को बच्चों को फैसिलिटेट करना चाहिए, जिससे कि वे अपने भीतर छिपे ज्ञान को ऑटोमेटिकली बाहर निकाल दें, न कि बाहर से ज्ञान को थोपा जाए। जब बाहर से ज्ञान को थोपा जाता है तो वह एक बड़ा कष्टकारी, एक डिजास्टरस होता है। और जब अंदर से ज्ञान निकलता है तो बहुत ही सुखद अनुभूति होती है उसकी। ठीक है, इंस्पायर के बारे में भी बात हो गई। क्या करना है, शिक्षक को हार्टफुल बनाना है, फैसिलिटेशन कौशल उसमें लाना है। ये इंस्पायर प्रोग्राम में जो चीजें होती हैं, पाठ्यक्रम का परिचय कराया जाता है, हेट्रोजीनियस विद्यार्थी क्या होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, हृदय केंद्रित शिक्षा इसके बारे में बताया जाता है, अंतः प्रेरित जीवन जो होता है यानी इंस्पायर्ड लाइफ, हार्टफुल संचार, कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो ये सारे विषय होते हैं जो हम इंस्पायर प्रोग्राम में रखते हैं ना। इंस्पायर्ड एंड हार्टफुल टीचर जब होता है तो ऐसे ये कंडीशन होती है। जब आप लोगों ने भी कराया होगा इंस्पायर प्रोग्राम, तो टीचर्स कितने जॉयफुल होते हैं, इतने जॉयफुल होते हैं कि उन्हें लगता है कि इससे उनको जीवन की अनमोल निधि मिल गई हो, इतने प्रसन्न हो जाते हैं वे। ये क्लास है बैलेंस्ड ना। तो एक हार्टफुल टीचर के बारे में कहा गया है। समय तो ज्यादा हो रहा है,
ठीक है, हमारा टाइम ओवर हो चुका है। अगर हमें समय मिलेगा तो हम इसको बाद में चर्चा कर लेंगे। लास्ट सेशन के दिन, प्रश्नोत्तर वाले दिन टाइम रहेगा तो थोड़ा सा हम देख लेंगे। 3-4 स्लाइड्स बची हुई हैं, क्योंकि अगर आगे हम बढ़ेंगे तो फिर अगला सेशन हमारा प्रभावित होगा। ठीक है, तो इसको हम अधूरे में ही आपसे क्षमा मांगते हैं, और इसको 4-5 स्लाइड्स रह गई हैं, उनको हम बाद में पूरा करेंगे। तो हम आमंत्रित करते हैं लता जी को कि अगले सेशन के लिए, यानी ब्राइटर माइंड्स, आपके पास लेकर के आएँ और बताएं कि किस प्रकार से यह डिजाइन किया गया है, इस कार्यक्रम की क्या विशेषता होती है, और किस प्रकार से जो है हम अपने भीतर शक्ति का संचय करें। पहले बच्चों को तैयार करें, लेकिन अब तो हम 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, हमें क्या करना है? हमारे लिए मास्टर ने रीस्टार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया, नहीं, जीवन को फिर से शुरुआत, जीवन की शुरुआत हमें फिर से करना है। तो जो जीवन की शुरुआत हमें करना है, तो कैसे करना है उसके बारे में भी चर्चा होगी, जिसको रिस्टार्ट नाम दिया गया है, वो आगे आपके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी। नमस्कार। आज के दूसरे सत्र में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। एक बार क्लियर कर दीजिए कि स्क्रीन और आवाज दोनों स्पष्ट है। दोनों स्पष्ट है। हाँ जी, दिख रहा है सर, क्लियर है, क्लियर। थैंक यू, धन्यवाद। अब म्यूट कर लीजिए आप लोग अपना अपना माइक्रोफोन। तो ब्राइटर माइंड्स, जीवन भर के लिए एक दिव्य उपहार, यानी कि हम बच्चों को ऐसा उपहार दें जो उनके साथ जीवन भर रहे, और उन्हें अपने जीवन को किस तरीके से व्यवस्थित इस समाज में जीना है, उन्हें इस समाज में किसी भी परिस्थिति को फेस करने में कोई कठिनाई ना आए, तो ऐसा हम उपहार दें। उपहार तो हम बहुत देते हैं, ऐसे उपहार देते हैं जो बच्चा कुछ दिन खेल के उनसे उब जाता है, फिर दूसरे की डिमांड होती है, तीसरे की, लेकिन उसकी कोई वैल्यू, उतनी वैल्यू वो नहीं होती, बस कुछ पल की खुशी होती है और उससे कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन ब्राइटर माइंड्स एक ऐसा उपहार है जो उनके पास जीवन भर रहेगा। इसके आगे लिखा है इसमें एनरिचिंग यंग माइंड्स, यानी कि इसका वो अर्थ हुआ कि बच्चों के मस्तिष्क को समृद्ध बनाना। किस तरीके से? क्योंकि जो ब्राइटर माइंड्स के जो अनुभाग हैं, यानी कि जो उसके सेक्शंस हैं, उसको इस तरीके से विकसित किया गया है, और उसको विकसित करने के लिए बहुत गहन रिसर्च की प्रक्रिया से होकर ये प्रोग्राम डिजाइन हुआ है, तब ये आया है प्रोग्राम। और इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों के मन में जो अपार क्षमताएं छिपी होती हैं उनको समझा जाता है और उनको भली भांति उभारा जाता है। और इस प्रणाली में जो प्रशिक्षक यानी कि फैसिलिटेटर और बच्चों के मध्य एक पारस्परिक भावपूर्ण संबंधों के द्वारा हम बच्चों का स्वाभाविक रूप से संतुलित और उनको सुसंगत विकास करते हैं उनका। तो ब्राइटर माइंड्स जो है हमारा, वर्तमान समय में 25 से अधिक देशों में 300 से अधिक इसके सेंटर हैं, और अपने देश में 100 से ज्यादा शहरों में इसके सेंटर मौजूद हैं, जिनमें से अब तक जो है 4000 से अधिक बच्चे जो हैं प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। अब इसकी भूमिका पे आते हैं, ब्राइटर माइंड्स की क्या भूमिका है। यह कार्यक्रम 5 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभ किया, यानी कि ये 5 से 15 साल के बच्चे ही इसे सीख सकते हैं। और क्यों डिजाइन करना पड़ा, ये 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए ही ये क्यों कार्यक्रम शुरुआत की गई? तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आजकल हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर परिवेश जनत यानी कि इन्वायरमेंट्स के जरिए कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो अपने आसपास देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रहते हैं, उसके जरिए उनके अंदर बहुत चीजों की कमी आ रही है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो वो समस्याएं कौन कौन सी हैं? उनके अंदर एकाग्रता की कमी हो रही है। अब ये क्यों हो रही है, इसके क्या कारण है? हो सकता है कि आजकल मोबाइल का बहुत ज्यादा उपयोग होने बच्चे करने लगे हैं, आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं, इन सब के कारण फोकस नहीं हो पाते हैं।
उनके अंदर रुचि एवं अंतःप्रेरणा का अभाव हो रहा है, उनमें सीखने की भी बहुत कमी हो रही है, कुछ कोई चीज सीखना नहीं चाहते हैं। दिन भर वो अगर उनको दे दीजिए मोबाइल तो उसी में गेम में लगे रहेंगे, या टीवी में कह दीजिए तो वो कार्टून देखते रहेंगे, लेकिन यदि आप कोई और चीज सीखने के लिए कहिए तो उसे भागते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, कोई नई चीज सीखना नहीं चाहेंगे, और अगर हम बोलेंगे सीखने को तो इससे उनके व्यवहार में रूखापन आता है। जब रूखापन उनका व्यवहार होगा तो इससे उनके अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाएगी। और चिड़चिड़ाहट क्यों हो रही है, क्योंकि वो उनके अंदर मेलजोल की कमी हो रही है, वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। आजकल खैर इस समय तो नहीं कहेंगे, इस समय तो कोरोना काल चल रहा है तो इसमें तो बाहर नहीं निकला जा सकता है, लेकिन जब समय सामान्य था, जब परिस्थितियां सामान्य थी, तब भी बच्चे बाहर निकल के खेलने की बजाय वो एक कमरे में रहना ज्यादा पसंद करते थे। और जब हम मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो हमारे अंदर, बच्चों के अंदर मतलब आत्मविश्वास की भी कमी होगी, और जब उसकी कमी होगी तो उनके अंदर दबाव और तनाव आएगा, और इसके कारण उनके अंदर निगेटिव मानसिकता डेवलप होगी। सब देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है, और जब निगेटिविटी आएगी तो उससे उनके अंदर हिंसक प्रवृत्ति होगी। कभी कभी देखा कुछ बच्चे इतने हाइपर हो जाते हैं, यदि आप उनके मन का काम ना करिए या उन्हें कोई चीज मना करिए कि ये चीज सही नहीं है, उनके लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसके लिए हाइपर हो जाते हैं, कहीं कोई चीज तोड़ने लगेंगे या अपने को नुकसान करेंगे। उनके अंदर संवेदनशीलता की कमी, घबराहट और स्मृति भ्रंश, यानी कि मेमोरी लॉस। तो ये होता क्यों है, ये समस्याएं होती क्यों, इसके विषय में हम लोगों ने, हो सकता है आप लोगों ने सबने विचार किया हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली आजकल की, वो कुछ इस तरह से हो गई है कि बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। जैसे कि अभी पिछले टॉपिक में कनेक्ट में बताया जा रहा था कि शिक्षक आजकल टीच वाले हो चुके हैं, ना कि उनके अंदर मोटिवेशन है कि बच्चों को मोटिवेट कर पाए। तो ये सब, इसके कारण क्या होता है, बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट, खुद ही प्रेशर में होते हैं, खुद ही इतने तनाव में होते हैं, तो सारा बच्चों के ऊपर आके होता है। और क्या होता है कि पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है। पेरेंट्स का प्रेशर किस तरीके से होता है कि पेरेंट्स भी चाहता है कि हमारा बच्चा क्लास में अव्वल हो, आउटस्टैंडिंग हो, सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करे, हर एक्टिविटीज में, हर क्षेत्र में बच्चा आगे रहे, किसी से पीछे ना रहे। ये पेरेंट्स ने भी एक अपना स्टेटस सिंबल बना रखा है, क्योंकि पेरेंट्स भी बड़े शौक से कहता है मेरा बच्चा ये जाता है, टेनिस ज्वाइन किया है, ये ज्वाइन किया है, स्केटिंग ज्वाइन किया है, म्यूजिक में है, डांस में है, मतलब इतनी सारी एक्टिविटीज में। लेकिन पेरेंट्स सब में एंगेज तो करवा देते हैं, या उनके पास समय का अभाव होता है, इस कारण एंगेज करवा के रखते हैं बच्चों को, या जो भी कहिए। लेकिन कभी कभी पेरेंट्स इन सब ये नहीं ध्यान दे पाते कि बच्चा इन सब चीजों के कारण क्या महसूस कर रहा है, या उनके अंदर क्या कठिनाई आ रही है, और इन्हीं कठिनाइयों के कारण उनके अंदर ये सारी समस्या आती है, क्योंकि इससे वो अपने आप को खुलकर प्रस्तुत नहीं कर पाता बच्चा। और जब खुल के नहीं अपनी चीजें बता पाएगा तो उससे क्या होगा, उसके अंदर असुरक्षा की भावना आती है, और इसी के कारण ये जो समस्याएं हैं ये उत्पन्न होती हैं। तो हमारे ब्राइटर माइंड का उद्देश्य क्या है? ब्राइटर माइंड का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना और उनकी अंतः प्रेरणा को जागृत कर जो उपरोक्त कमियां थी उन्हें दूर करना। यानी कि हमारे इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, बच्चों के मस्तिष्क की विभिन्न सक्रियाओं को सुसंगत एवं बेहतर बनाकर उसके मस्तिष्क का संपूर्ण प्रदर्शन एवं जो उसके अंदर दक्षता है, काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, उसका संपूर्ण विकास करना है। ये चीज है। जब तो क्या होता है उसके जरिए, जब उसका संपूर्ण विकास होता है तो जो बच्चों में उपरोक्त कमियां थी वो दूर होती हैं, और जब उपरोक्त कमियां दूर होती हैं तो उसके अंदर कौन से गुण आएंगे? जब जो एकाग्रता की कमी थी वो एकाग्रता में बदल जाएगी, आत्मविश्वास आएगा उसके अंदर, इंट्यूशन पावर डेवलप होता है उसका मतलब, यानी कि अंतः प्रेरणा, उसकी विचार शक्ति बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, ऑब्जर्वेशन पावर उसका इंप्रूव होता है, उसकी मेमोरी, समानुभूति यानी एम्पैथी, समानुभूति मतलब किसी जो आगे वाला फील कर रहा है उस लेवल पर जाकर उसके फीलिंग को हूबहू हम फील करें, ये होती समानुभूति। तो ये चीज आती है उसके अंदर, और बोधात्मक क्षमता उसकी बढ़ती है, उसके अंदर संवेदनशीलता आती है,
ओवरऑल एक्सेलेंस, जो हम चाहते हैं, जो अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ओवरऑल एक्सेलेंट रहे, तो ये होता है पॉजिटिविटी। जो निगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती है और भावनात्मक स्थिरता आती है और उसका प्रतिभा का उभार होता है। यानी कि हम इसे यदि और बेहतर तरीके से समझें तो हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारे ब्राइटर माइंड का जो उद्देश्य है वो बच्चों को सही परिवेश और प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे कि उनके मस्तिष्क की प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन पावर, परसेप्शंस पावर, अलर्टनेस और उनकी संवेदनशीलता संबंधी जो भी चीज है उसमें उनकी वृद्धि करना। हमारा लक्ष्य प्रत्येक बच्चे को ऐसे उपकरणों और तरीकों से सुसज्जित करना है जिससे उनकी सीखने और समझने की क्षमता यानी कि कॉग्निटिव स्किल, जो सीखते और समझते हैं उसे हम कॉग्निटिव स्किल कहते हैं, उसका विस्तार हो, जिससे वह स्वयं में आत्मविश्वास और उत्कृष्टता प्राप्त कर सके। यानी कि हम जो है ब्राइटर माइंड्स में हम यह विश्वास करते हैं कि हर बच्चे की सीखने एवं समझने की जो गति होती है और जो क्षेत्र होता है वो अलग अलग होता है। हर किसी का इंटरेस्ट एक ही नहीं होगा या हर कोई एक ही गति से नहीं सीख सकता किसी चीज को, सबका अलग अलग चीज होता है। तो हम जो जो हमारी ब्राइटर माइंड का जो उद्देश्य है, इसमें बच्चों की जो संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया है, जो भी उसके अंदर का होता है, संवेदनशीलता उसकी जैसी होगी, उसकी जो कैपेसिटी होगी और उसका जो रिएक्शन, उसकी जो प्रतिक्रिया के अनुसार हम उसे ढालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बच्चों को उनके मस्तिष्क के कौशल को बढ़ाने और जगाने के लिए समान अवसर करते हैं। चाहे किसी बच्चे की यदि धीमी गति है तो हम उसको उस हिसाब से उसके साथ कार्य करते हैं, कोई तेज है तो उसके साथ उस हिसाब से कार्य करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमने ये बताया कि स्वयं में आत्मविश्वास, स्वयं में यानी उसे किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वयं से ही बिना किसी की सहायता से ही अपने आत्मविश्वास और उसके अंदर उत्कृष्टता आती है, जिससे वो भविष्य के सारे कार्य या कोई परिस्थिति ऐसी आई जिससे उसे निपटना है वो स्वयं उससे निपट लेगा, उसे किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और इसी में हमारे दाजी ने भी एक अपना वाक्य है उनका, दाजी का भी कहा है कि हर बच्चे को, जो दादी चाहते हैं उनके वाक्य हैं कि हर बच्चे को अंतः प्रेरणा यानी इंटेंशनल एवं ऐसी विधाओं और प्रक्रियाओं से सुसज्जित करना है जिससे वे व्यक्तिगत उत्कृष्टता एवं आत्मविश्वास प्राप्त कर सके। मतलब प्राप्त करने के लिए जो उनकी बोधात्मक क्षमता यानी कि जो उनकी कॉग्निटिव स्किल में आत्मवृद्धि हो, ये हमारे दादी चाहते हैं। जब ये होगी तो अभी जो इसके पहले सेशन में बताया गया कि इंडिगो चाइल्ड, तो इंडिगो चाइल्ड बनाने के लिए हमें ये चीज दादी ने दी है कि जो हम 5 से 15 साल के बच्चों के भीतर कर सकते हैं उनका विकास, हम उन्हें, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य हैं। अब हम आते हैं अपने ब्रेन के ऊपर। ये हमारा ब्रेन है। देखिए, यदि हम ब्रेन को फ्रंट से, सामने से देखते हैं, इसमें पूरा काम जो होता है ब्राइटर माइंड में सिर्फ और सिर्फ ब्रेन पर होता है, और ब्रेन के जरिए हमारा मन भी चेंज होता है, हमारी आत्मा तो प्योर होती है और बच्चे वैसे ही प्योर होते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा ब्रेन है, इसे हम सामने से देखते हैं फ्रंट से तो ये ऐसा दिखता है, यदि हम इसे साइड से देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देता है, और यदि टॉप से देखते हैं तो ये इस तरीके से दिखाई देता है। अब हमारे मस्तिष्क की रचना, मानव मस्तिष्क की संरचना अत्यंत जटिल है। यह शरीर की लगभग प्रत्येक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, यानी कि ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे मेन पार्ट होता है और जिम्मेदार है, मतलब गतिविधियों के लिए। तो इसे हम कंप्यूटर कह सकते हैं अपने बॉडी का, ब्रेन को कंप्यूटर है ही, मतलब कह सकते हैं। और एक चीज बता दें कि हमारे ब्रेन का जो वजन, वेट होता है वो 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच होता है, और इसकी संरचना बिना खोल के अखरोट जैसी जेली के समान होती है। मतलब जैसे अखरोट होता है, यदि अखरोट को छील दें तो उस तरीके से ब्रेन होता है। ये हमारा पार्ट्स ऑफ है, हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं। फ्रंटल लोब जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है हर चीज के लिए,
यही हमारा मेमोरी है। ये हमारे बॉडी मतलब 66% हमारे ब्रेन का यही होता है, फ्रंटल लोब। और जिसका फ्रंटल लोब तेज होता मतलब सक्रिय एक्टिव होता है, वो मेमोरी उसकी बहुत तेज होती है। किसी किसी को आपने देखा होगा कि उसने देखा और उसे याद हो गया कोई चीज, यानी उसका फ्रंटल लोब बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत बुद्धिमान होता है। और यही हर चीज के लिए जिम्मेदार भी होता है। कोई भी चीज याद रखना हो या कोई भी चीज नहीं सीखना हो, कोई विचार, हर चीज के लिए ये होता है। पेरिएटल लोब है ये, उसके बाद ये ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। और ये है जो दिखाई दे रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहीं से शुरू होती है स्पाइनल कॉर्ड। ये सेरिबेलम, ये हमारे पार्ट्स हैं ब्रेन के, मेन पार्ट्स जो हैं ब्रेन के हैं ये। अब मस्तिष्क का कार्य। मस्तिष्क के प्रत्येक भाग का अलग अलग कार्य होता है, जैसे भाषा, स्मृति, सीखना तथा धारणा यानी परसेप्शन आदि, सबके अलग अलग वो हैं। तो फ्रंटल लोब का क्या कार्य है? हमने बताया फ्रंटल लोब सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रंटल लोब है अभिव्यक्त करने की भाषा, तर्क, उच्च स्तरीय सीखने की क्षमता और मोटर कौशल। यानी कि जिसका जितना एक्टिव होगा वो उतना जल्दी सीखेगा, उतनी जल्दी हर चीज उसको आएगी और उसकी मेमोरी उतनी ही शार्प होगी। ठीक है। अब है टेम्पोरल लोब, यानी कि ध्वनि, इसका कार्य है ध्वनि प्रसंस्करण और स्मृति, यानी कि जो सुनने का जो प्रोसेस होता है वो इसी के जरिए होता है। और ये मेमोरी का में भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करता है, थोड़ी चीजें याद रखने में आपकी मदद करता है। पेरिएटल लोब यानी कि टैक्टिल सेंस से सूचनाओं का प्रसंस्करण करना, भाषा, क्रियात्मक स्मृति यानी वर्बल मेमोरी। टैक्टिकल सेंस से सूचनाओं का प्रसंस्करण करना मतलब कि कन्वर्जन करना किसी चीज का, जैसे कि हम मैथ्स की प्रॉब्लम लगाते हैं या हमारी लिखावट को समझना, कुछ चीज लिखी हुई है हम उसे समझें, या हमें बोलने में मदद करना, या जो आगे वाला बोल रहा है उसे समझने में ये हमारी मदद करता है। ऑक्यूपिटल लोब, इसका क्या कार्य? दृष्टि, आंखों के द्वारा प्राप्त सूचनाओं को समझना, यानी हमारी आंखों के द्वारा जो चीज देखी जाती है वो इमेज बनती है इसमें, और वही फिर हम उसको ब्रेन हमारा सीधा करके दिखाता है, क्योंकि जो इमेज हमारी आंखें के द्वारा बनती है इस पे उल्टी पड़ती है, लेकिन वो हमें सीधा दिखाई देता है। ये कार्य ऑक्यूपिटल लोब का है। ब्राइटर माइंड का सिद्धांत। मनुष्य मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा यानी कि राइट ब्रेन निम्नलिखित चीजों के लिए उत्तरदार है। हमारे राइट और लेफ्ट दो हेमिस्फीयर होते हैं हमारे ब्रेन में, राइट और लेफ्ट। तो राइट किसके लिए है? नैतिकता और वैचारिक पवित्रता, प्रेरणा, सृजनशीलता, कल्पनाशीलता और शारीरिक भाषात्मक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये चीज जिसका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा उसके अंदर ये चीजें आपको ज्यादा दिखाई देंगी। अब लेफ्ट ब्रेन में वाम मस्तिष्क यानी कि निम्नलिखित चीजों के लिए ये है, किस चीज के लिए? तार्किकता, विश्लेषणात्मकता, बुद्धिमत्ता और शाब्दिक संचार, ये वर्बल कम्युनिकेशन। ये जिसका लेफ्ट ब्रेन होगा तो उसके लिए ये सारी चीजें उसकी ज्यादा तेज होगी। स्कूलों में ज्यादातर वाम मस्तिष्क वाली ही पढ़ाई होती है। तो जो हमारा ब्रेन होता है, मनुष्य का जो ब्रेन होता है वो दो हेमिस्फीयर हमने बता दिया, राइट और लेफ्ट में। और राइट और लेफ्ट के जो हिस्सा अलग अलग जानकारी के लिए, वो जानकारी आपको बताई कि कौन कौन सी जानकारी किस किस हिस्से में फंक्शन होती है। और जिसका जो हिस्सा ज्यादा सक्रिय होगा व्यक्ति का व्यवहार भी उसी तरह का होगा। जिसका राइट होगा तो उसके अंदर जो चीजें यहाँ बताई वो चीजें जैसे सृजनशीलता, कल्पनाशीलता, ये सारी चीजें होंगी। और अगर किसी का लेफ्ट ब्रेन है तो ये सारी चीजें आएंगी, लॉजिक वाली। तो सामान्यतः हमारे मस्तिष्क का कोई एक भाग ही ज्यादा विकसित होता है जबकि दूसरा भाग कम विकसित होता है। ठीक है। तो जो हिस्सा हमारा ज्यादा सक्रिय होगा हम उसी तरह का व्यवहार करेंगे और उसी प्रकार का हमारे अंदर नियंत्रित हमारा क्वालिटी होती जाती है। ठीक है। ब्राइटर माइंड्स बच्चों के मस्तिष्क के हर भाग का समान रूप से विकास कर उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करता है। यानी कि
इससे हमारे समग्र व्यक्तित्व यानी बच्चों के समग्र व्यक्तित्व को संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। ठीक है, और हम अनुभव के अनुसार ही चीजों को सीखते हैं और समझते हैं, उसी के हिसाब से अब कार्य करते हैं। और लेकिन क्या है कि अधिकतर लोग क्या होते हैं कि अपने मस्तिष्क की पूर्ण क्षमता का बहुत कम भागी उपयोग में ला पाते हैं, और उनके अंदर बहुत सी ऐसी सुषुप्त क्षमताएं जो होती हैं वो उनके मस्तिष्क के अलग अलग भागों के द्वारा संचालित की जाती है, लेकिन उन्हें क्योंकि उपयोग में नहीं लाई जाती तो वो निष्क्रिय हो जाती है। यानी कि जितना यूज किया, यूज इट और लूज इट, जितना यूज कर लेंगे उतना आपको उसका प्रॉफिट होता जाएगा, जो नहीं करेंगे वो बेकार होते जाएंगे। लेकिन दुनिया में क्या है कि 70% लोग जो है हमारा राइट ब्रेन का वाले होते हैं, और 20% जो लोग होते हैं वो लेफ्ट ब्रेन वाले होते हैं, और जो बचे 10% वो जो होते हैं दोनों ब्रेन, लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन का उपयोग करने वाले होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम, और वे बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो हम जो है ब्राइटर माइंड में इन्हीं 10% लोगों की तरह बच्चों के ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को विकसित करते हैं, लेफ्ट को भी और राइट को भी। ब्राइटर माइंड्स का विज्ञान यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसको समझिए। मस्तिष्क में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक होता है न्यूरॉन्स और दूसरी ग्लियल सेल्स। और मस्तिष्क में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक ग्रे मैटर, ये न्यूरॉनों से बना है ग्रे मैटर, यानी कि जितने ज्यादा जहां न्यूरॉन्स होंगे वो उसे ग्रे मैटर कहते हैं। उसका कलर ग्रे का थोड़ा सा डार्क होता है। दूसरा होता है व्हाइट मैटर, और ये एक्सॉन से बनी होती है जो न्यूरॉनों के मध्य सिग्नल्स को ले जाती है, मतलब नर्व संकेतों को ले जाती है, जिससे कि सूचनाएं इधर से उधर जाती हैं। ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। न्यूरो का तात्पर्य है कि मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन, और प्लास्टिसिटी का क्या मतलब है, आकार प्रदान करना, यानी कि किसी भी चीज को बनाना। कोई रॉ मटेरियल है, गीली मिट्टी है, उससे कोई आकार देना, दिए का दे दिया, लोटे का दे दिया, किसी भी चीज का, किसी पॉट का दे दिया तो उसका आकार प्रदान करना। इसी तरीके से हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी प्लास्टिसिटी करके हम उसको बेहतर उसका आकार प्रदान उसको कर सकते हैं। ठीक है, मस्तिष्क में बदलाव या लचीलापन बच्चों में ज्यादा होता है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है। तो इस हाँ भैया, वाली स्क्रीन एक बार, ये वाली, हाँ जी, ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया भैया, हाँ हो गया। ठीक है। तो ये हम न्यू बॉर्न बेबी अपने मतलब मनुष्यों के बच्चों की तुलना मतलब और पशु पक्षियों के बच्चों की तुलना करें तो हम समझिए जरा इसको, कि जो पशु पक्षियों जानवरों के बच्चे होते हैं इनका जो ब्रेन होता है वो प्री प्रोग्राम्ड होता है, और ये जो होता है फुल्ली डेवलप्ड कंडीशन में होता है।